हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि लोकतंत्र में किस तरीके से सत्ता में साझेदारी की जाती है और उस साझेदारी से किस तरीके से हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं। साथ ही साथ विभिन्न वर्ग, समुदाय और संगठन के लोगों को लोकतंत्र में उचित प्रतिनिधित्व दिलाने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति की जा सके। यहाँ हमारा मतलब ये नहीं कि हम सत्ता का बंटवारा करते हैं, यानी हम शासन का बंटवारा करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने लिखा है कि सत्ता की साझेदारी बराबर सत्ता का टुकड़ा बराबर देश कमजोर होना। उदाहरण के लिए आप समझिए कि 3 दोस्त चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद उनको एक धन प्राप्त होता है और धन प्राप्त होने के बाद वो उसके हिस्से लगाते हैं। इससे होता यह है कि कोई ज्यादा लेने की कोशिश करता है, किसी के कम मिलता है। परिणाम यह होता है कि वे अपनी चोरी को दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं और तीनों पकड़े जाते हैं, नुकसान होता है। तो इस तरह की अगर हम साझेदारी करते हैं, हिस्सेदारी करते हैं तो नुकसान होता है। देश की जहां तक बात है, यहाँ हम सत्ता की साझेदारी करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम सत्ता का टुकड़ा करते हैं, हम उनको तोड़ लेते हैं। नहीं, हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारा देश कमजोर पड़ जाएगा और इसकी जो एकता और अखंडता है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब यहाँ सीधा साधा ये समझ लेना चाहिए कि उचित प्रतिनिधित्व के आधार पर उनको स्थान देना, उनकी आवश्यकताओं को मानना, ये कहलाता है सत्ता की साझेदारी। अब इसके लिए हम 2 देशों का उदाहरण लेंगे कि वहां किस तरीके से सत्ता की साझेदारी के लिए वहां एक तरीके से कहा जाए कि बहुत सारे प्रयास किए गए और प्रयास करने का परिणाम हुआ कि एक हम ऐसे देश का उदाहरण लेंगे जहां सफल परिणाम देखने को मिला। दूसरे एक ऐसे देश के सत्ता के साझेदारी को देखेंगे जहां असफल परिणाम देखने को मिला। इसके लिए हम देखेंगे एक देश जिसका नाम है बेल्जियम। इस पूरे क्षेत्र को बेल्जियम बोला जाता है। मैंने समझने के लिए इसका नक्शा बनाया है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, हमने केवल समझने के लिए इसे बनाया है। अगर हम बात करी जाए, ये बेल्जियम है और इसके आसपास के देशों को बारे में बात करी जाए तो इसमें फ्रांस है, नीदरलैंड है, लग्जमबर्ग है और जर्मनी है। यानी इसके आसपास के ये 4 देश हैं। अगर इसकी जनसंख्या की बात करी जाए तो इसकी जनसंख्या जो है 1 करोड़ है, यानी हरियाणा की आबादी से भी छोटा है। हरियाणा की जनसंख्या जो है 2 करोड़ है। हमारे भारत देश का जो हरियाणा राज्य है उससे ये क्या है, छोटा देश है। तो इतनी छोटे देश होने के साथ साथ ये जो है 2 यहाँ भाषाई समुदाय के लोग हैं। एक तो डच है जो फ्लेमिश में रहते हैं, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये फ्लेमिश है, ठीक है। और नीचे वाला जो एरिया देख रहे हैं जिसको मैंने इस तरह से मार्किंग किया है ये वोलेनिया है। और यहाँ जो लोग हैं वो ज्यादातर फ्रेंच बोलते हैं। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करी जाए तो ज्यादातर जो हिस्सा है वो फ्लेमिश वाले एरिया में आता है और कम जो हिस्सा है वो वोलेनिया में आता है। तो फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाए हुए रहे। उनमें जो है शिक्षा पहले ही से ज्यादा मौजूद है, अल्पसंख्यक है, धनवान है और शक्ति संपन्न है। जबकि ज्यादा जिनकी संख्या है फ्लेमिश में, डच बोलने वाले लोग जो है वो ज्यादा है। और ज्यादा होने के साथ
साथ जो है ये गरीब हैं, इनमें जो है ज्यादातर जो है शिक्षा नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये गरीब हैं और इनकी जो पकड़ है वो कम है। परिणाम ये हुआ कि जब यहाँ के जो डच लोग थे, जिन लोगों ने शिक्षा हासिल करनी शुरू कर दी, तो उन लोगों ने जो है यहाँ आंदोलन करना शुरू कर दिया, एक मूवमेंट करना शुरू कर दिया कि अगर हम जनसंख्या में ज्यादा हैं तो यहाँ के संसाधनों पर अधिकार भी ज्यादा होना चाहिए। तो चूंकि इनकी संख्या जो थी 59% थी, तो इन लोगों का ये मानना था कि ज्यादातर जो हिस्से हैं वो फ्रेंच वाले हिस्सों, फ्रेंच का जो ज्यादातर जो है इस पर बोलबाला है वो कम हो, हमारा बोलबाला ज्यादा हो। और इसी चीज को लेकर के इन लोगों ने क्या किया, नाराजगी जतानी शुरू करी और खुद को ताकतवर बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि जब एक समुदाय, एक भाषा, एक धर्म के लोग दूसरे धर्मों से खुद को ऊपर बतलाने की कोशिश करने लग जाते हैं या अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करने लगते हैं, तो इससे जो है गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ भी हुआ। अब यहाँ से एक अन्य हम क्षेत्र को देखें, ये यहाँ एक क्षेत्र है जिसका नाम है ब्रुसेल्स। इसका क्या नाम है, ब्रुसेल्स। अब ये जो है इसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अब यहाँ कुछ अंतर है, आप देख रहे हैं कि एरिया वाला जो हिस्सा है ये फ्लेमिश वाले एरिया में आता है, यानी यहाँ डच लोगों की संख्या ज्यादा है। लेकिन अगर बात करी जाए ब्रुसेल्स में तो यहाँ अंतर है, यहाँ 80% जो है वो फ्रेंच है और 20% जो है वो डच है। जबकि यहाँ देखा जाए तो डच ज्यादा है, लेकिन अगर हम राजधानी की केवल बात करते हैं तो वहां फ्रेंच क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ जो इस सबसे ज्यादा मतलब कहा जाए कि सबसे ज्यादा तनाव देखने को मिला कहां, ब्रुसेल्स में। तो तनाव जब ज्यादा बढ़ा तो वहां की सरकार ने जो है या वहां के लोगों ने मिलकर के सत्ता में साझेदारी की, और वो साझेदारी इतनी बेहतरीन करी कि एक आदर्श के रूप में जाना गया। उनकी सत्ता की साझेदारी को एक आइडियल के रूप में रखा गया। तो यहाँ हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ लिया। अब उन लोगों ने क्या किया ये हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं एक दूसरे देश श्रीलंका की। आप देखे होंगे कि भारत के दक्षिणी छोर में बिल्कुल समुद्र में एक छोटा सा जो है देश आपको दिखाई देता है, और वो देश है श्रीलंका। तो ये मैंने श्रीलंका का समझने के लिए कुछ नक्शा बनाया है, ऐसा नहीं है टेढ़ा मेढ़ा है। तो ये श्रीलंका है। अब यहाँ हम समझते हैं श्रीलंका में किस तरह से लोग हैं। जैसे हम लोगों ने वहां डच और फ्रेंच को देखा, तो ये वाला जो एरिया मैंने आप लोगों के सामने किया है, ये वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं, उत्तर और पूर्व जो इसके एरिया है उनमें ज्यादातर जो है वो श्रीलंकाई तमिल है। अब ये तमिल लोग कौन है, तो दो तरह के लोग हैं। एक तो खुद श्रीलंका के हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं, और दूसरे वे लोग हैं जो अंग्रेजी शासन के समय में भारत से चाय के बागानों में काम करने के लिए ले गए थे, यानी मजदूरी करने के लिए ले गए थे। तो दूसरे तरह के जो मुसलमान, दूसरे तरह के जो तमिल है वो आप देख सकते हैं, हमने उसको डार्क से इसको क्या किया है, कलर किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ और यहाँ, तो ये भारत के भारतवंशी तमिल हैं, यानी जिनके दादा परदादा जो है वहां गए और उन लोगों ने जो है वहां बागानों में काम किया, चाय की खेती में काम किया, और ये लोग वहीं रह गए। तो ये हो गए भारतीय वंशी तमिल। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक श्रीलंका के तमिल हो गए, दूसरे भारत वंश के तमिल हो गए। इसके अलावा मैंने यहाँ गोल से छोटा छोटा जो मार्किंग किया है ये मुस्लिम है, वहां के मुस्लिम लोग हैं। और बाकी बड़ा वाला जो एरिया मैंने आपके सामने रखा है ये सिंहलियों का है। तो यहां भी वही स्थिति है, संख्या जो है वो सिंहलियों की क्या है, ज्यादा, और श्रीलंकाई तमिल, इंडियन तमिल और मुसलमानों की तो सबसे कम है। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि अनबैलेंस है, संख्या जो है सिंहलियों की ज्यादा है। तो यहां क्या किया गया, इसको अब हम लोग समझते हैं। तो यहां
जब भारत को आजादी मिली उसी समय श्रीलंका भी अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ, यानी 1947 में ये आजाद हुआ। अगर इसकी आबादी की बात करी जाए तो इसकी आबादी जो है 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के आबादी के बराबर श्रीलंका की आबादी है। अगर इसके क्षेत्र की बात करी जाए तो इसके उत्तरी क्षेत्र की जो सीमाएं हैं वो भारत से टच होती है और बाकी जो तीनों एरिया है वो समुद्र के अंदर है। ठीक है, तो बिल्कुल समुद्र के अंदर है, ये एक तरफ से भारत से ये थोड़ा जुड़ता है। अब यहां जो 1947 में सरकार बनी, वो सरकार ने क्या किया कि सिंहलियों को धीरे धीरे शासन में मजबूती प्रदान करनी शुरू करी और इसके लिए उन्होंने 1947 के बाद से ही प्रयास शुरू कर दिया था और 1956 में बाकायदे इन लोगों ने कानून बनाए और कानून बना करके सिंहलियों को ताकतवर बनाने की कोशिश करी। क्या किया तो 1956 में इन्होंने सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया, जबकि यहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न भाषा के बोलने वाले लोग हैं। तो इनको जिस तरीके से हिंदुस्तान में है कि अलग अलग भाषाओं को भी संरक्षण में लिया गया है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। एकमात्र सिंहली को इन्होंने राजभाषा घोषित करी, बाकी भाषाओं पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज करी कि जो शिक्षा थी, विश्वविद्यालय शिक्षा थी और नौकरी थी, उनमें सिंहलियों को प्रायोरिटी देनी शुरू करी, प्राथमिकता देनी शुरू करी सिंहलियों की। इसके अलावा बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म को इन्होंने क्या किया, संरक्षण में ले लिया, यानी धर्म निरपेक्षता न अपना करके इन्होंने बौद्ध धर्म का संरक्षण जो है करना शुरू कर दिया। तो हुआ ये कि जो तमिल लोग थे या मुस्लिम थे या भारत के तमिल थे, इन लोगों को कहीं ना कहीं बेगानेपन का एहसास होना शुरू कर दिया, यानी इन लोगों ने ये बतलाने की कोशिश करी कि आप हमसे अलग हैं। और ये हुआ ही, इससे हुआ ये कि तनाव बढ़ना शुरू हो गया सिंहलियों में, तमिलों में, मुसलमानों में। और इन तनाव को लेकर के जो क्षेत्र थे, एक यहां भी क्षेत्र था, तो इन यहां जो है अब सरकार बननी शुरू हो गई, जिसको जो सरकार तमिलों की थी। ठीक है, तमिलों ने स्वायत्त रूप से अब अपनी सरकार बनानी शुरू कर दी, क्योंकि इनकी जो सरकार थी, सिंहली जो सरकार थी, वो सिंहलियों को ज्यादा जो है प्रश्रय देना चाहती थी। तो ऐसी स्थिति में तमिलों ने अपने लिए एक अलग सरकार बनाने की काम करनी शुरू कर दी और इसी को बोला गया इल्लम। ठीक है, अब इससे हुआ ये कि एक तरफ सिंहलियों की सरकार हुई और दूसरी तरफ तमिलों की सरकार बननी शुरू हो गई। अब हुआ ये कि सिंहलियों और तमिलों में जो है खूनी संघर्ष शुरू हो गया, टकराव हुआ, तनाव बढ़ा और तनाव जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो एक दूसरे में मारकाट यानी गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई और देखते ही देखते वहां हजारों लोगों की जान चली गई। लाखों लोग जो थे वो शरणार्थी हो गए, अपना घर बार छोड़ करके भाग गए। जो नौकरी थी, व्यवसाय थे, रोजगार थे, वो सभी जो थे बर्बाद हो गए। और हुआ ये कि इसका जो संकट जो था वो बहुत ज्यादा गहराया। अभी हम बात कर रहे हैं 1956 में, 2007 तक जो है ये स्थिति बनी रही। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है श्रीलंका है जिसने सत्ता में साझेदारी को न अपना करके बेगानेपन का एहसास कराया बाकी समुदाय के लोगों को। दूसरी तरफ हम बेल्जियम की बात करते हैं, इन्होंने जो है वहां के सभी वर्ग के लोगों को, सभी भाषा के लोगों को जो है सत्ता में साझेदार बनाया और इससे बेल्जियम जो है एक मजबूत देश के रूप में उभरा। तो इन लोगों ने क्या किया, इसको हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।